बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंडरी फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय। फर्स्ट जो पार्ट है वो है इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस और सेकेंड पार्ट है डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। तो पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज गिवन बाय। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, करंट आई डिवाइडेड बाय एन ए क्यू। एन का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया और क्यू का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, विच कैन बी री रिटन एज। अब आप जानते हैं आई की जगह आप वी ओवर आर प्लेस कर सकते हैं, तो आपने आई की जगह वी ओवर आर प्लेस किया तो ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूला में देखें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी बाकी अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है क्यू ए और एन ये सारा कुछ तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। The drift velocity of electrons will increase by increasing the potential difference because drift velocity is directly proportional to the potential difference. अब सेकेंड पार्ट में उसने कहा कि डिक्रीज़ करना है लेंथ को भी और टेम्परेचर को भी। तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वायर की उसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो मीन्स रेजिस्टिविटी L ओवर A। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे लिखा जाएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला ये पढ़ा V ओवर एन ए क्यू आर, ठीक है। तो ये जो A और R है, A और R को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर बनता है। इस इक्वेशन में देखें A को अगर मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँ तो ये A R से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज़ इक्वल टू रो L। तो मैंने यहाँ पर A R की जगह रो L पुट कर दिया। रो मीन्स रेजिस्टिविटी, L मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब आप देखें जो वेलोसिटी है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही आप डिक्रीज़ करेंगे लेंथ को उस वक्त टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज व्हेन वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। दूसरे नंबर पे उसने कहा था टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें। तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से भी आप जानते हैं कि टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के डिक्रीज़ होने से टर्मिनल ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। आप देखें वी डी इज इक्वल टू वी ओवर एन क्यू रो एल। तो रो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो ये रेजिस्टिविटी भी कम होगी और रेजिस्टिविटी कम होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। द व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो डिक्रीज। कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड लेटिस एटम बिकम्स लेस फ्रीक्वेंट, कम हो जाएंगे कोलिजन्स और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। अब आपने किसी भी कंडक्टिंग वायर की जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। रो जो है वो रेजिस्टिविटी है जो कि नेचर पे डिपेंड करती है या टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करती है। L मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब दो केसेस हैं, अगर तो बेंड स्मॉल हो यानी वायर बस जस्ट जो है वो क्या होगी बेंड हो गई है, तो उस वक्त ना तो उसका एरिया चेंज होता है ना ही उसकी लेंथ चेंज होती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप वायर को अच्छी तरह से ट्विस्ट कर देते हैं बहुत, यानी उसको जो है वो ट्विस्ट करने के बाद उसका जो एरिया है वो कम कर देते हैं और लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। तो उस ट्विस्टिंग में जो है वो एरिया और लेंथ अगर चेंज हो रहे हैं तो उस वक्त कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो डिपेंड करता है बेंड स्मॉल है या लार्ज है, उस हिसाब से आपको दोनों आंसर लिख देने हैं। व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द रेजिस्टर्स गिवन इन द फिगर A एंड B, व्हाट इज़ द टॉलरेंस ऑफ ईच, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय द टॉलरेंस। अब आप जानते हैं कि ये जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वो क्या होता है कि जो पहला बैंड होता है वो फर्स्ट डिजिट के बारे में बताता है, सेकंड बैंड जो है वो सेकंड डिजिट के बारे में बताता है, थर्ड बैंड जो है वो मल्टीप्लायर यानी ज़ीरोज़ की तादाद बताता है कि कितने ज़ीरोज़ लगने आगे, फोर्थ बैंड टॉलरेंस के बारे में बताता है। और साथ ही हम टॉलरेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि द पॉसिबल वेरिएशन
इन द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिल्म रजिस्टर फ्रॉम इट्स नॉमिनल और मार्क्ड वैल्यू, यानी उसके ऊपर जो वैल्यू मार्क हुई हुई है उससे जो वेरिएशन आएगी ना, ड्यू टू चेंज इन ऑपरेटिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस इज कॉल्ड टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये जो पहला जो फिगर ए है उसमें फर्स्ट बैंड ब्राउन कलर का था, ब्राउन का कोड होता है 1, सेकंड बैंड ग्रीन कलर का है, उसका कोड होता है 5, थर्ड बैंड रेड था, रेड का कोड है 2, तो यहाँ पर आपने 2 ज़ीरोस लिख दिए। अब जो इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गई वो आ गई 1500 ओम। आपने इसकी टॉलरेंस जो है वो देखी, चौथा बैंड गोल्ड का था, गोल्ड की टॉलरेंस होती है ±5%, तो 5% मीन्स 100 से डिवाइड करें और ओरिजिनल वैल्यू जो आपने मार्क्ड वैल्यू जो है वो निकाली है वो है 1500, उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 75 ओम। इसका मतलब है एक्चुअल वैल्यू तो 1500 ओम है, लेकिन उसमें 75 ओम तक की वेरिएशन पॉसिबल है, तो साथ ±75 ओम जो है वो आ जाएगा। तो 1500 + 75, 1500 - 75, तो 1425 से लेके 1575 ओम तक कोई भी उसकी वैल्यू हो सकती है। सेकेंड रजिस्टर को देखते हैं। पहला बैंड येलो, इसका मतलब है कि इसका कलर कोड जो है 4 है। दूसरा बैंड जो है वाइट, वाइट का कलर कोड 9 होता है। तीसरा बैंड था ऑरेंज, ऑरेंज का कोड 3 होता है, तो 3 सिफर आपने लगा देने हैं, तो 4, 9 और 3 सिफर मिल के 49,000 बन जाएगा। चौथा बैंड सिल्वर का है। अब जो सिल्वर है उसका जो टॉलरेंस होती है वो ±10% होती है, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू 49,000, तो आंसर आ गया 4900। उसका मतलब है एक्चुअल वैल्यू है 49,000, उसमें 4900 प्लस भी हो जाएगा और माइनस भी हो जाएगा। इसका मतलब है हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 44,100 ओम से लेके 53,900 ओम तक वेरी कर सकती है। 13.4 वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। अब जब हमने रेजिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा उसमें हमने देखा कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं तो रास्ते में वो जो एटम्स होते हैं उनके साथ टकराते हैं, और टकराने की वजह से वो अपनी एनर्जी जो है वो एटम्स को ट्रांसफ़र करते रहते हैं और उनके फ़्लो में एक उनको मुखालफत यानी अपोजिशन बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम्स ऑफ द कंडक्टर to the flow of drifting electrons upon applying a potential difference due to collisions between the vibrating atoms of the lattice and electrons is called resistance। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हैं या एटम्स मौजूद हैं वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। इसका मतलब है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन की उनके साथ टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराएंगे उनके साथ, और जब ज़्यादा टकराएंगे तो उनको ज़्यादा ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करती है। 13.5 What are the difficulties in testing whether the filament of a lighted bulb obeys Ohm's law? Ohm's law आपने पढ़ा कि current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the terminals of the conductor, provided that its physical state such as temperature does not change। इसका मतलब है Ohm's law उसी वक्त वैलिड होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब आप फिलामेंट बल्ब में से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस वक्त उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो अगर फिलामेंट बल्ब का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि Ohm's law वहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा, और जहाँ पर Ohm's law वैलिड नहीं रहेगा तो इसका मतलब है हम उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते। तो द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट विद द पैसेज ऑफ करंट इज़ द मेन डिफ़िकल्टी इन टेस्टिंग ऑफ Ohm's law ऑन इट। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 13.6 इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर in a 500 watt 220 volt light bulb then in a 100 watt 220 volt bulb। अब देखें जी, द रिलेशन फॉर पावर ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टिव लोड, आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा V²/R।
यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकालें तो वी स्क्वायर ओवर पी आ जाएगी। पहले केस में पावर है 500 वाट, वोल्टेज है 220, तो पावर 500 और वोल्टेज 220। आप रेजिस्टेंस निकालें 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500, आंसर आया 96.8 ओम। दूसरे केस में पावर है 100, वोल्टेज 220, इसकी रेजिस्टेंस निकालें 220 स्क्वायर ओवर 100, तो आंसर आया 484 ओम। तो इसका मतलब है 500 वाट वाला बल्ब जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम है। तो हेंस द फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ 500 220 वोल्ट रेटेड बल्ब is less than filament resistance of 100 watt 220 volt rated bulb. Describe a circuit which will give a continuously varying potential. हमने दो तरह के सर्किट पढ़े हैं, पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट। ये दोनों ही ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिनको वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों की शेप कुछ ऐसी है कि एक टर्मिनल ए फिक्स्ड है, दूसरा टर्मिनल बी फिक्स्ड है। इनके दरमियान आप एक नॉन ईएमएफ सोर्स अप्लाई कर देते हैं। दरमियान में एक तीसरा टर्मिनल स्लाइडिंग टर्मिनल है जिसको आप क्या करते हैं, ए से लेके बी तक मूव कर सकते हैं। ये जो सी और बी के दरमियान रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल आर कहा गया है, और ए और बी के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस उस वायर की जो है वो है कैपिटल आर। तो आप देखें पोटेंशियल डिफरेंस आप वी अप्लाई करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस है आर, तो इसका मतलब है सर्किट में जो करंट पास करेगा वो है वी ओवर आर। लेकिन आपको वोल्टेज जो है वो चाहिए बी और सी पॉइंट के दरमियान। बी और सी के दरमियान जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन बी एंड सी तो आप लिखेंगे करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। करंट आपने अभी निकाला वी ओवर आर, और रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी को आपने स्मॉल आर कह दिया, तो आंसर आ गया आर ओवर आर इंटू कैपिटल वी। अब देखें जब आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल को ले जाएंगे पॉइंट ए पे, तो ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा। जब आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल को ले जाएंगे बी पे, तो सी और बी के दरमियान उस वक्त कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप बी से ए के दरमियान स्लाइडिंग टर्मिनल को घुमाएं और पोटेंशियल डिफरेंस को 0 से लेके वी तक, यानी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक आप वेरी करवा लें। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज़ इंक्रीज्ड। अब आप जानते हैं कि ये हमारे पास एक बैटरी है, प्योर ईएमएफ बैटरी, और उसके साथ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसके साथ आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया जो बैटरी के दोनों टर्मिनल के दरमियान कनेक्टेड है, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप जानते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी टी वो बराबर होता है आई इंटू आर, और वो किसके बराबर है, ई माइनस आई आर। अब ये जो स्मॉल आर है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब भी आप आई की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये जो आई और आर की जो प्रोडक्ट है ये बढ़ जाएगी, यानी जब दो चीज़ों की प्रोडक्ट में से कोई एक चीज़ बढ़ जाती है तो ओवरऑल आंसर बढ़ जाता है। अब ई में से जब आई आर को माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज इंक्रीज्ड द टर्म आई आर की जो वैल्यू है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है इंक्रीजेस। जब आई आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, विच डिक्रीजेस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सर्किट जो है ये एक ब्रिज की शक्ल में है। ये 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, इनके दरमियान 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 और R4 कनेक्टेड हैं। दरमियान में यहाँ पर गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है और एक बैटरी कनेक्टेड है। जब भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कन्फिग्रेशन में होता है तो गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट बिल्कुल जो है वो क्या होगा, 0 होगा। उस केस में ये जो हमारे पास सिचुएशन होती है R1 ओवर R2
और R3 ओवर R4 ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर R1, R2, R3 तीनों क्वांटिटीज़ नोन हैं तो आप R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब आप इसकी वर्किंग देख लें। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज, अ गैल्वानोमीटर, a battery and a switch. When the switch is closed and bridge is made to operate in balanced condition by varying the known resistances, no current pass through the galvanometer. आपने जो नॉन रेजिस्टेंसेज हैं उनमें से किसी एक रेजिस्टेंस को चेंज करके आपने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। जब भी बैलेंस हो गया ये व्हीटस्टोन ब्रिज, उस वक्त ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी और इस कंडीशन को आप जो है वो फिर रीअरेंज करके R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर 3 रेजिस्टेंसेज नॉन हो तो चौथी जो है वो आप फ़ौरन पता चला सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।